हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। आइए भाई, नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक और चैप्टर आज कवर करेंगे। ठीक है, पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपको क्वेश्चंस के थ्रू, प्रश्नों के माध्यम से मैं रिवाइज करा दूंगा। और कुछ ऐसे भी सवाल होंगे आप देखेंगे जो अभी नीट के एग्जाम में डायरेक्ट उठकर आ जाएंगे। राइट, चलिए। अच्छा, ये सवाल मैं डिस्कस करूं इससे पहले आपसे एक बात बता दूं कि प्लांट किंगडम, वनस्पति जगत, जब इसका हमने ये वीडियो सेशन लिया था, उसमें कुछ बच्चों ने ये बोला हुआ है कि जो पहले लैंड प्लांट हैं, जो पहले स्थलीय पादप हैं, एनसीईआरटी में टेरिडोफाइट है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप पूरी लाइन पढ़िए। टेरिडोफाइट पहले ऐसे स्थलीय पादप हैं जिनमें संवहन ऊतक पाए गए। आगे बात समझ। ब्रायोफाइट वॉज द फर्स्ट लैंड प्लांट। जलीय माध्यम से पहली बार स्थल में आने वाले जो पादप हैं, जो पादप समूह है, ब्रायोफाइट हैं। एकदम इसको क्लियर रखिए। नीट में किसी तरीके से कोई दुविधा में मत जाइए, कंफ्यूज होके मत जाइए। चलिए आइए पहला सवाल देखते हैं। कह रहा द्विबीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि के दौरान कॉर्क कैम्बियम की जल से अपारगम कुछ कोशिकाओं को काट दिया जाता है। यहां पर काटने का मतलब है बनाना। ठीक है ना, वो कुछ एक ऐसी कोशिकाएं बनाती है जो जल के लिए क्या है, अपारगम। और कह रहा है इनको किस तरफ से काटा गया है, तो बच्चों बाहरी भाग से काटा गया है। जो कॉर्क कैम्बियम होता है, ध्यान से सुनिए, कॉर्क कैम्बियम, तो यह कॉर्क कैम्बियम क्या करता है बताइए। अंदर की तरफ बनाता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, द्वितीयक वल्कुट, और बाहर की तरफ मुख्यतः बनाता है कॉर्क। कॉर्क डेड हो जाती हैं, बहुत ज्यादा सुबेरिन यहां पर उपस्थित रहता है, और जल के लिए कैसी हो जाती हैं, अपारगम। तो बाहर की तरफ कॉर्क कैम्बियम जो है, बाहर की तरफ क्या करेगा, ऐसी चीजें बनाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक वार्षिक वलय में दो प्रकार की काष्ठ होती है। आपने देखा होगा कि जब आप क्या करते हैं, ऐसे वार्षिक वलय का निर्माण करते हैं। ठीक है भाई, जब आप इस तरीके से वार्षिक वलय का निर्माण करते हैं, तो वार्षिक वलय के निर्माण के समय क्या होता है बताइए। तो आप कहेंगे कि वार्षिक वलय के निर्माण के समय कुछ पट्टियां ऐसी होती हैं जो गहरे रंग की होती हैं, और कुछ ऐसे होती हैं जो हल्के रंग की होती हैं। ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जो दो अलग अलग तरीके की लकड़ी आपको दिखाई दे रही है, कास्ट आपको दिखाई दे रही है, इनको कौन बनाता है। तो आप कहेंगे इनको बनाता है वेस्कुलर कैम्बियम। इनको कौन बनाता है, तो आप कहेंगे कि इनको बनाने वाला जो कैम्बियम है वह वेस्कुलर कैम्बियम है। वेस्कुलर कैम्बियम, यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं, संवहन एधा। बनाने वाली जो कैम्बियम है कौन सी है, वेस्कुलर कैम्बियम है, संवहन एधा है। क्या है बेटा, वेस्कुलर कैम्बियम यानी कि संवहन एधा। ठीक है, चलिए। तो एक तो क्या हो जाएगा, कॉर्क कैम्बियम वाले दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राइट। और अगर हम लोग बात करें, ठीक है ध्यान से सुनिए बेटा, अगर हम लोग यह बात करें कि यह सेम टाइम पर बनता है, समान समय पर बनता है, या भिन्न भिन्न समय पर बनता है, तो आप कहेंगे कि सर ये जो कास्ट है इसका निर्माण भिन्न भिन्न समय पर होता है। इसका निर्माण क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न समय पर हो जाएगा। स्प्रिंग सीजन जो है, बसंत ऋतु, ठीक है, उसमें क्या है, हल्के रंग की काष्ठ का निर्माण होगा। शरद ऋतु में आप ये देख रहे होंगे कि गहरे रंग की काष्ठ का निर्माण होगा। आगे बात समझ बेटा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, कह रहा यदि एक मतलब प्राथमिक ऊतक, दो मतलब पार्श्व, दो मतलब क्या हो जाएगा, पार्श्व विभज्योतक, तीन मतलब प्राथमिक विभज्योतक, और चार मतलब द्वितीयक ऊतक हो, तो पादप में विकास का क्रम क्या होगा। अब देखो, प्राथमिक ऊतक की जब आप बात करेंगे, प्राथमिक ऊतक की जब आप बात करेंगे, तो पहले क्या बनेगा, प्राथमिक विभज्योतक बनेगा। पहले क्या बनेगा, प्राथमिक विभज्योतक।
इस प्राथमिक विभज्योतक से बनेगा प्राथमिक परमानेंट यानी कि प्राथमिक स्थायी। प्राथमिक स्थायी। तो अगर आप सिर्फ प्राथमिक ऊतक कह रहे हैं, अगर आप सिर्फ प्राथमिक ऊतक कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए बेटा, अगर आप सिर्फ प्राथमिक ऊतक कह रहे हैं तो तो इसका मतलब क्या है कि आप प्राइमरी मेरिस्टेम की भी बात कर रहे हैं और प्राइमरी मेरिस्टेम के साथ साथ प्राइमरी परमानेंट की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आया होगा? प्राथमिक ऊतक मान लेते हैं, लेकिन प्राथमिक ऊतक में कौन सा? पहले प्राथमिक विभज्य ऊतक आया होगा या पहले प्राथमिक स्थायी ऊतक आया होगा? तो आप कहेंगे कि सर पहले तो विभज्य ऊतक आया होगा। तो अगर ये कहा जाए कि प्राथमिक ऊतक पहले आया या प्राथमिक विभज्य ऊतक पहले आया, तो प्राथमिक ऊतक के साथ समस्या ये है कि जब आप प्राथमिक ऊतक कहते हैं तो प्राथमिक स्थायी ऊतक की भी बात करते हैं, लेकिन जब आप प्राथमिक क्या कहते हैं, विभज्य ऊतक कहते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक विभज्य ऊतक की बात करनी है, यानी कि प्राइमरी परमानेंट की बात करनी है। आगे भाई बात समझ। तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा? प्राथमिक विभज्य ऊतक, उसके बाद प्राथमिक ऊतक, फिर हो जाएगा पार्श्व विभज्य ऊतक, और उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा? हम लोग कहेंगे द्वितीयक ऊतक। तो 3 1 2 4 ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4th। अगला देखिए, आपको क्या करना है? इन दोनों को मिला देना है। इन दोनों को क्या करना है बेटा? मिला देना है। ठीक है, तो दारू मृदूतक क्या हो जाएगा? भोज्य सामग्री का संचय। दारू ऊतक जो है, दारू क्या मृदूतक यानी कि जाइलम पैरेन्काइमा। दारू मृदूतक का क्या मतलब हो जाएगा? जाइलम पैरेन्काइमा। इसका मतलब हो जाएगा जाइलम पैरेन्काइमा। इसका मतलब जाइलम पैरेन्काइमा हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट है दारू तंतु यानी कि क्या? जाइलम फाइबर। तो ल्यूमेन जो है विलुप्त हो जाता है इनका, इस तरीके से बात करनी है अपने को। चलो पहले देख लेते हैं दारू मृदूतक। तो डी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। डी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। यहां पे ऑप्शन चेक कर लेते हैं, कोई ऑप्शन नहीं डी का फर्स्ट वाला। ठीक है, 4 3 2 1। दारू वाहिकाएं। दारू वाहिकाएं मतलब क्या हो जाएगा? छिद्रित प्लेटें, यानी कि ये वेसल की बात कर रहा है। दारू वाहिनिकाएं, इनमें क्या हो जाएगा? छन्नी जैसे सिरे। और दारू तंतु, यह क्या हो जाएगा? विलुप्त ल्यूमेन। तो डी का क्या हो जाएगा बेटा? आप ध्यान से सुनिए, डी का हो जाएगा फर्स्ट, सी का क्या हो जाएगा? दारू तंतु, ये हो जाएगा सेकेंड। बी जो है दारू वाहिनिकाएं, इसका हो जाएगा 4, और ए का क्या हो जाएगा? छिद्रित प्लेटें 3। तो 3 4 2 1, ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या? 3 4 2 1 कोई ऑप्शन नहीं है। यहां पे 4 लिख लो, यहां पे 2 लिख लो, यहां पे 1 लिख लो, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? उद्देश्य क्या था? आपको चीजें सिखाना था। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। ठीक है भाई, तो ये आपने क्या किया? इसको मैच कर लिया। चलिए अगला देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक विभज्योतिकी कोशिकाओं का अभिलक्षण नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक सेल। कह रहा है ये जो बातें बताई गई हैं, इसमें से कौन सी बात, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा कथन ऐसा है जो मेरिस्टेमेटिक कोशिका के लिए या विभज्योतक कोशिका के लिए सही नहीं है? तो कह रहा अंतर कोशिकीय अवकाशों की उपस्थिति, यही बेटा सही नहीं है, यही उनका विलक्षण नहीं है। बाकी क्या हो जाएगा? पतली सेलुलोजिक कोशिका भित्ति पाई जाएगी। ठीक है, प्रभावी जो है केंद्रक पाया जाएगा, मेटाबॉलिज्म का रेट हाई रहेगा, ये आप याद रखिए बेटा। ठीक है ना? साइटोप्लाज्म जो है जीव द्रव्य काफी ज्यादा रहेगा, डेंस रहेगा, घना रहेगा, न्यूक्लियस जो है प्रभावी रहेगा। ठीक है, आप याद रखिए कि अंतर कोशिकीय अवकाश वहां पर अनुपस्थित होते हैं। अंतर कोशिकीय अवकाश वहां पर क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं।
लेकिन इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि अंतर कोशिकीय अवकाशों की उपस्थिति, तो ये क्या हो जाएगा, विभज्योतिकी कोशिकाओं का विभज्योतिकी कोशिकाओं का क्या हो जाएगा, हम लोग कहेंगे कि अभिलक्षण नहीं होगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परिधि से शुरू होकर परित्वक पेरिडर्म के विभिन्न ऊतकों के अनुक्रम को सही तरीके से दर्शाता है। ध्यान से सुनना बेटा, परिधि से शुरू करना है, बाहर की तरफ से शुरू करना है, परिधि से शुरू करेंगे। देखो होता क्या है, ये मान लीजिए हो गया कॉर्क कैम्बियम, ये क्या हो गया भाई, कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। अभी जो कॉर्क कैम्बियम है यह बाहर की तरफ बनाता है कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम बाहर की तरफ बनाता है कॉर्क, और अंदर की तरफ बनाता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो सबसे बाहर क्या हो जाएगा, कॉर्क पाया जाएगा, सबसे बाहर क्या पाया जाएगा, कॉर्क, या इसे आप कह सकते हैं काग। ये जो है ये हो जाएगा उसकी जननी काग जन, और ये हो जाएगा काग स्तर, काग अस्तर, जो उसको क्या कर रहा है, इस कैम्बियम को कवर कर रहा है। तो कागजन सबसे बाहर पाया जाएगा, ये गलत हो जाएगा। काग स्तर जो है वो पाया जाएगा, वो गलत है। सबसे अंदर क्या पाया जा रहा है, काग स्तर, सबसे बाहर क्या पाया जा रहा है, काग, बीच में क्या पाया जा रहा है, कागजन। तो जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा बेटे, थर्ड हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। कॉर्क कैम्बियम बाहर की तरफ कॉर्क बनाएगा, अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगा, ठीक, जिसे हम क्या कह सकते हैं, फेलोडर्म, यानी कि काग स्तर भी कह सकते हैं, द्वितीयक वलकुट भी कह सकते हैं। तो सबसे बाहर क्या हो गया, काग यानी कि कॉर्क, उसके अंदर उसको बनाने वाला जननी कागजन, और सबसे अंदर उसका अस्तर काग अस्तर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, हम लोग कहेंगे कि सही उत्तर हो जाएगा थर्ड। सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस प्रकार की काष्ठ उसके दिए गए लक्षण से सुमेलित नहीं है। अंतः काष्ठ, यांत्रिक सहायता प्रदान करना, सही है। बसंत काष्ठ, वाहिकाएं एवं चौड़े ल्यूमन युक्त, सही बात है। शरद काष्ठ, दिखने में गहरे रंग के, सही बात है। रस काष्ठ, सैबुड, क्रियात्मक रूप से अक्रिय, नहीं बेटा वो क्या होता है, क्रियात्मक रूप से सक्रिय होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और गलत ही पूछा है तो वो जो गलत है वही सही आंसर है। देखिए इस चीज को मैं आपको बता देता हूं समझने के लिए। अगर आपने कभी पेड़ कटते हुए देखा हो, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपने कभी पेड़ काटा हो, है ना, या पेड़ को कटते हुए देखा हो, अभी ये सारी चीज आपके दिमाग में आ जाएगी, ठीक है ना। अगर आपने कभी पेड़ काटा हो तो पहले आपने क्या किया, कुल्हाड़ी की जोर लगाया, पेड़ को काटा कुल्हाड़ी से, थोड़ा छाल रहती है बाहर की तरफ, बार्क रहती है, अंदर तो लकड़ी ही है। तो पहले आपने मान लेते हैं आपने एक्स न्यूटन का बल लगाया, ठीक है, और एक्स न्यूटन का बल लगा के आपने कुल्हाड़ी ऐसे जोर लगा के मारा, पता चला आधी कुल्हाड़ी अंदर घुस गई लकड़ी के, सही है। लेकिन जैसे जैसे आप अंदर की ओर जाते जाते हैं लकड़ी काटते हुए, जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाते जाते हैं, क्या होता है बेटा, उतना ही न्यूटन बल लगाने पर अब क्या होता है, आप ये देखते हैं कि वहां पर क्या हो जाएगा, अब लकड़ी कम कटती है। इसका मतलब क्या है, बाहर की तरफ की जो लकड़ी है वो क्या है, सॉफ्ट, मुलायम, कोमल है, लेकिन अंदर की तरफ की जो लकड़ी है वो कैसी बेटा, वो कठोर है, वो हार्ड है। पहली चीज ये समझ में आ गई कि जो अंदर की तरफ पाई जा रही है, ऐसे प्लांट है, गोल गोल प्लांट है, ऐसे आप काट रहे हो, पहले क्या है, कोमल है काष्ठ, सॉफ्ट वुड है, तो कटता जा रहा है आसानी से, फिर वो आसानी से नहीं कटता है, फिर वो आसानी से नहीं कटता है। क्यों, अंदर की तरफ हार्डनेस है, अंदर की तरफ कठोरता है। और कठोरता क्यों है, ठीक है ना, कठोरता क्यों है, आप उम्मीद में जाके लेक्चर देख लीजिए, मैंने आपको पढ़ाया हुआ सेकेंडरी ग्रोथ में कि जाइलम अंदर की तरफ क्रश होना शुरू हो जाता है, और जब जाइलम अंदर की तरफ क्रश होना शुरू हो जाता है तो फिर उसकी वजह से क्या होगा बताइए, तो आप कहेंगे कि अब उसकी वजह से, ध्यान से सुनिए बेटा, अब उसकी वजह से क्या हो जाएगा, अब उसकी वजह से ये हो जाएगा कि अंदर की जो कास्ट है वो हार्ड हो जाएगी। तो दो चीजें पता चल गई कि बाहर सॉफ्ट है, अंदर क्या है, हार्ड है। अच्छा, छाल हटा के देखो, छाल हटा के,
छाल हटा के देखो तो कौन गहरे रंग का होता है। अगर किसी ने कभी लकड़ी देखी है, लकड़ी कटते हुए देखा है, उसे सारी बातें बहुत मजे से समझ में आ रही होंगी, है ना। छाल हटा के, तो छाल हटा के जब आप लकड़ी लकड़ी की बात करते हैं तो बाहर कैसा होता है, गहरे रंग का, सफेद या पीला टाइप का होता है। लेकिन जैसे जैसे आप अंदर जाते जाएंगे वो कैसा हो जाता है, गहरे भूरे रंग का या भूरे काले रंग का हो जाता है। तो कौन गहरे रंग का है या कौन डार्क है, ऐसा इस तरीके से अंदर वाला हार्ट वुड, समझ रहे हैं आप, हृदय दारू। और बाहर की तरफ जो सफेद है, जो परिधि की तरफ उपस्थित है, वो कैसा है, सॉफ्ट है। ठीक है। अच्छा, आपने एक और चीज देखा होगा कि जब हमें लकड़ी के मेज दरवाजे बनाने होते हैं, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, एसपी पॉइंट है, याद रखिएगा इसको, जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूं। ठीक है। तो उसमें एक और चीज होती है, क्या होती है, आपने देखा होगा कि जैसे आपको लकड़ी का दरवाजा बनवाना है या आपको क्या करना, लकड़ी का मेज बनवाना है, राइट, डाइनिंग टेबल बनवानी है, तो पहले लकड़ी को क्या करते हैं, रंदा मारते हैं, है ना। जैसे ऐसे लकड़ी है, ठीक है, दो जन बैठ जाएंगे आराम से, छीलते रहते हैं ऐसे पकड़ के, रंदा मारते, स्क्रैप निकाल देते हैं। ठीक है ना, रंदा मार के क्या करते हैं, स्क्रैप निकाल देते हैं। अब क्योंकि सर ये आप पैसा पैसा करनी, मैं पैसा पैसा करती नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूं कि रंदा मार देते हैं, स्क्रैप निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर की तरफ जो कास्ट है वह कोमल है, उसमें क्या है, जो सूक्ष्म जीव है वह जी सकते हैं। तो अगर ऐसा हो गया, आपने लकड़ी का दरवाजा बनवाया या आपने लकड़ी के क्या किया, खाने की मेज बनवाई, डाइनिंग टेबल बनवाई, लेकिन वो किसकी बनी हुई है, हार्टवुड तो है, हृदय काष्ठ तो है, अंतः काष्ठ तो है, लेकिन रस काष्ठ भी है उसमें, अंदर 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 ऐसे आप काट के बनवा रहे हैं, उसके पटले निकलवा के ऐसे, है ना। अंदर की तरफ हार्टवुड है, बाहर की तरफ क्या है, सैपवुड है, रस दारू है, रस काष्ठ है। बैक्टीरिया आएगा, लंका लगा के चला जाएगा, कहेंगे सर इतनी महंगी टेबल खरीदी थी लकड़ी की बनी हुई, घुन लग गया इसमें, ये हो गया इसमें, कैसे हो जाता है, क्यों? क्योंकि वहां पर माइक्रोबियल एक्शन के चांसेज हैं, इसलिए उसको क्या करते हैं, काट के छील के निकाल देते हैं। ठीक है। तो बाहर की तरफ क्या पाया जाएगा, रस काष्ठ, गहरे रंग का होगा या हल्के रंग का, हल्के रंग का। इससे पानी ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो क्रियात्मक रूप से सक्रिय होगा या अक्रिय होगा, सक्रिय होगा। कोमल होगा या हार्ड होगा, कठोर होगा, कोमल होगा। यहाँ पर माइक्रोब सूक्ष्म जीव जी सकते हैं क्या, हाँ जी सकते हैं। लेकिन जो अंदर की तरफ उपस्थित है वो हल्के रंग का या गहरे रंग का, गहरे रंग का, कोमल या कठोर, कठोर। ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछा जा सकता है, आपसे कहेगा कि हमें लकड़ी के मेज या दरवाजे बनवाने हैं, बताइए हम कौन सी कास्ट का चयन करेंगे। हमें लकड़ी के मेज या दरवाजे बनवाने हैं, हम कौन सी कास्ट का चयन करेंगे, तो आपका उत्तर होगा अंतः कास्ट। आपका उत्तर क्या होगा, अंतः कास्ट। चलो भाई नेक्स्ट देखो, कह रहे जाइलम के चार घटकों में से, अच्छा वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, ये जो है ट्रैकीड है, इसका मतलब हो जाएगा ट्रैकीड, इसका मतलब हो जाएगा वेसल, वेसल्स, इसका मतलब हो जाएगा फाइबर्स, और इसका मतलब हो जाएगा इधर जाइलम पैरेनकाइमा। क्या पूछा है, मृत कितने हैं, मृत। बेटा जाइलम पैरेनकाइमा को छोड़कर अगर आप जाइलम की बात करें, अगर आप बेटा जाइलम की बात करते हैं, ट्रैकीड, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेनकाइमा, ये कैसा है, लिविंग है। बाकी ये तीनों कैसे हैं, मृत है। जाइलम का इकलौता एलिमेंट, जाइलम का इकलौता तत्व जो कैसा है, मृत नहीं है, वो कौन सा हो जाएगा, जाइलम पैरेनकाइमा। बाकी के तीनों कैसे हो जाएंगे, मृत हो जाएंगे। बाकी कैसे हो जाएंगे, मृत। और कितने हैं, मृत, 3। बेटा हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 3, यानी कि ऑप्शन फोर्थ। सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, फोर्थ ऑप्शन क्यों हो जाएगा, क्योंकि जाइलम के 4 में से 3 एलिमेंट कैसे होते हैं, डेड होते हैं, मृत होते हैं। अगला देखिए, यदि जाइलम तथा फ्लोएम भिन्न भिन्न त्रिज्याओं पर व्यवस्थित होते हैं तब संवहनीय पुलों की यह व्यवस्था कहलाती है। इधर देखो, ये इस तरीके से, यहां पे क्या है, जाइलम उपस्थित, यहां पर क्या उपस्थित है, फ्लोएम। ये फिर से क्या हो गया, जाइलम, ये फिर से क्या हो गया, फ्लोएम, ये फिर से क्या हो गया, जाइलम, ये फिर से क्या हो गया, फ्लोएम, ये क्या हो गया, जाइलम, ये क्या हो गया, फ्लोएम। इसको कहते हैं रेडियल अरेंजमेंट। कौन सी व्यवस्था है ये, रेडियल,
हिंदी में कहेंगे अरीय। और ये कहां पर पाया जाता है? रेडियल रूट में। याद रखिए, ये रहा बेटा आज का एसपी पॉइंट। आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट, आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट। ठीक है ना? तो जो रेडियल वेस्कुलर बंडल होते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं? रूट में पाए जाते हैं। याद रखिएगा मित्रों। तो उत्तर हो जाएगा थर्ड। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। आगे बात समझ क्लियर है यहां तक? ठीक है, अगला देखिए बेटा। चलिए ये सवाल करिए। अभी 5 मिनट मैंने बताया है आपको हृदय दारू और ये सब चीजों के बारे में, रस दारू के बारे में, हृदय काष्ठ या रस काष्ठ के बारे में। वीडियो को पॉज करिए और आंसर करिए जल्दी से, फटाफट से बच्चों। वीडियो को पॉज करो और आंसर करो। चलो आ जाओ। देखो, हृदय हृदय काष्ठ को रस काष्ठ से अलग किया जाता है। स्थिति में परिधि नहीं, हृदय काष्ठ थोड़ी परिधि है, रस काष्ठ है। सूक्ष्म जीवों और कीड़ों के आक्रमण के प्रतिरोधी, सही बात है। रंग में हल्के नहीं, गहरे होते हैं। कठोर, स्थायी और जल के प्रवाहों में सहायक नहीं, ये तो रस दारू का काम है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सेकेंड। ठीक है ना? सही उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? सेकेंड हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा कि अक्षीय कलिका, अक्षीय कलिका एक्सिलरी बड विकसित होती है। तो आप कहेंगे कि देखो परिपक्व कोशिकाएं तो कुछ नहीं बनाएंगी। अंतर्वेशी विभिजोतक क्या करता है? घास वगैरह में बकरी घास चर जाती है, उसका क्या करता है? पुनर्निर्माण कराता है, इलोंगेशन कराता है। जड़ शीर्षस्थ विभिजोतक से, बेटा जड़ में कलिका पाई ही नहीं जाती, ये उनका करेक्टर ही नहीं है। तो उत्तर क्या बचा? प्ररोह शीर्षस्थ विभिजोतक, प्ररोह शीर्षस्थ विभिजोतक। सुन लीजिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए लीफ का फॉर्मेशन हुआ, ये इस तरीके से प्लांट है, तो कहीं पर क्या हुआ? लीफ का फॉर्मेशन हुआ और ये जो है इलोंगेट होते होते ऊपर पहुंच गया। तो ये यहां पे थोड़ा सा पार्ट ऐसे छोड़ देता है। ठीक है ना? ये जो एंगल है मेन स्टेम और लीफ के बीच में, इसी को कहते हैं एक्जियल एंगल। ये ऐसे समझो, ये ऐसे लीफ है, इस एंगल को कहा जाता है एक्जियल एंगल, कोण, एक्जियल कोण। तो ये पत्ती और इसके बीच में ऐसे कुछ एक पार्ट है जो कि मेरिस्टेमेटिक है, इसे कहा जाएगा अक्षीय कली। इसे क्या कहेंगे बेटा? अक्षीय कली कहेंगे। और ये जो अक्षीय कली है, यानी कि ये जो एक्सिलरी बड है, अक्षीय कली यानी कि एक्सिलरी बड, तो ये क्या करता है? जब ये किस में हो जाएगा? आप कहेंगे शाखा या पुष्प में विकसित हो जाएगी, शाखा या पुष्प में विकसित हो जाएगी, शाखा या पुष्प में विकसित हो जाएगी। ठीक है जी? तो ये यहां पर क्या हो जाएगा? या तो आगे चल के ब्रांच बनाएगा या फिर फ्लावर बनाएगा। समझ रहे हैं आप? तो अक्षीय कलिका का जो निर्माण है, अक्षीय कलिका का जो विकास है, वो किससे होता है? तने में जो प्ररोह शीर्षस्थ विभिजोतक है, प्ररोह शीर्षस्थ विभिजोतक यानी कि सूट एपिकल मेरिस्टेम, यानी कि सूट एपिकल मेरिस्टेम, उससे होता है। अगला देखिए, कह रहा अत्यधिक शुष्क मौसम में घास की पत्तियां अंदर की ओर मुड़ जाती हैं। निम्नलिखित में से इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। देखो रंध्रों का बंद होना, पत्ती का अंदर मुड़ना, ये अलग अलग चीज है। कह रहा बुलीफॉर्म कोशिकाओं का शिथिल होना। हाँ देखो सुन मेरी बात, कुछ एक रंगहीन कोशिकाएं होती हैं, रंगहीन रिक्त कोशिकाएं, रंगहीन घास इत्यादि में, आप घास कह लीजिए, मोनोकॉट्स कह लीजिए, घासेज में, मोनोकॉट्स में ऐसे रंगहीन रिक्त कोशिका होती है, जिसे हम लोग कहते हैं बुलीफॉर्म कोशिका, जिसे हम क्या कह देंगे? बुलीफॉर्म कोशिका, बुलीफॉर्म कोशिका। अच्छा बताओ, मतलब ऐसे समझो, जब आपके पास पैसे वैसे होते हैं खूब सारे, एकदम आप पूरे स्वैग में रहते हो, टसन में, सेवेज टाइप, है ना?
ए बॉय, ऐसे टोपी चैन एकदम फुल टसन में। लेकिन मान लो किसी से उधारी ले रखी, पैसे नहीं है, तो आप क्या करते हो, चुपचाप जैसे उधर से जा रहा होगा उसकी तरफ देखोगे भी नहीं, चुपचाप निकलने की कोशिश करोगे, छुपने की कोशिश करोगे, अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे। तो वैसे ही यहां पर होता है, जब तक वाटर स्टेटस बढ़िया है, जब तक प्लांट के पास वाटर है, ये पत्ती ऐसी है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम फुली टर्जिड। प्लांट के पास जब वाटर का स्टेटस क्या रहेगा, ठीक रहेगा, पादप के पास भरपूर पानी है, पादप के पास भरपूर जल है, ये एकदम पूरे चौड़ में टसल रहा है, पूरे चौड़ में टहल रहा भाई सब, फुल टसन में, पूरा स्वैग। कह रहे सनलाइट आएगी, ट्रांसपिरेशन होगा, कह रहे कोई बात नहीं, स्वैग से करेंगे उसका स्वागत। लेकिन जैसे ही पानी की कमी हो जाएगी वहां पर, जैसे वहां पर क्या हो जाएगा बेटा, पानी की कमी हो जाएगी, तो फिर ये क्या करेंगे, इस तरीके से कर्ल हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे। पहले क्या सरफेस एरिया ज्यादा है, पहले क्या सरफेस एरिया ज्यादा है, इस तरीके से मान लो, तो यहां से भी वाटर लॉस हो रहा है, यहां से भी हो रहा है, यहां से भी हो रहा है, यहां से भी हो रहा है, हर जगह से हो रहा है। अब क्या है, ये ऐसे मुड़ जाएंगे, और जब मुड़ जाएंगे तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना, कर्ल क्यों हो जाते हैं, मुड़ क्यों जाते हैं, क्योंकि जो बुलिफॉर्म कोशिकाएं वो शिथिल हो जाती हैं। और ऐसा क्यों होता है, टू मिनिमाइज वाटर लॉस, ये भी समझिए ऐसा होता क्यों है, तो आप कहेंगे कि टू मिनिमाइज वाटर लॉस, जल की हानि को कम करने के लिए, या ऐसे कह सकते हैं कि जल की हानि को रोकने के लिए। ठीक है ना, हाँ। नेक्स्ट देखिए बेटा, अनावृत बीजियों के फ्लोएम में किसका अभाव होता है, एल्बुमिनी कोशिकाएं, ये तो वहां पे पाई जाती हैं, ये गलत हो जाएगा, केवल चालनी नालिकाओं का, केवल सहचर कोशिकाओं का। देखो बेटा, अगर आप जिम्नोस्पर्म की बात करें तो वहां पर ना तो चालनी वहां पर ना तो चालनी नलिका पाई जाती है और ना ही सहचर कोशिका पाई जाती है, ना तो चालनी नलिका पाई जाती है, ना सहचर कोशिका पाई जाती है। इधर मैं लिख रहा हूं जिम्नो, अनावृत बीजी, इधर मैं लिख रहा हूं एनजीओ। तो यहां पे पाया जाता है सीब ट्यूब एलिमेंट, या आप कह सकते हैं सीब ट्यूब, और यहां पर पाया जाता है सीव सेल, और यहां पर क्या है, सहचर कोशिका कंपेनियन सेल, यहां पे पाया जाता है एल्बुमिनस सेल या एल्बुमिनी कोशिका। तो ये दोनों चीजें का, एक मिनट, इसको ऐसे याद रखेंगे, सहचर कोशिका कहां पर पाया जाएगा, ये उल्टा लिख दिया मैंने थोड़ा सा, इधर एनजीओ लिखेंगे, है ना, इधर हम लोग लिखेंगे एनजीओ, इधर लिख लेते हैं जिम्नो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इधर पाया जाता है बेटा सीब ट्यूब, इस सीब ट्यूब के बजाय जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है सीव सेल, यहां पर पाया जाता है सहचर कोशिका, उसके बजाय यहां पर पाया जाता है एल्बुमिनी कोशिका। ठीक है, तो दोनों ही चीजें क्या है, जिम्नोस्पर्म में पाई जाती हैं, एंजियोस्पर्म में सीब ट्यूब और सहचर पाया जाता है, जो कि यहां नहीं पाया जाता। इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा, चालनी नलिका और सहचर कोशिकाएं दोनों ने। अब ये सवाल देखो, कह रहे एक पादप की अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित शारीरिक लक्षण दर्शाए गए, अधिक संख्या में बिखरे हुए बंडल जो पूलाच्छाद से घिरे हैं, अधिक संख्या में, स्पष्ट बहुत मृदुतकी भरण ऊतक है, ठीक है, संयुक्त और आवर्धित, देखो संयुक्त है यानी कि ये क्या है, तना होगा, क्या होगा, ये तना होगा बेटा, ठीक है, जड़ तो हो नहीं सकता, और अधिक संख्या में बिखरे हुए बंडल कह रहा है। अच्छा, डाइकॉट स्टेम में द्विबीजपत्री तने में तो कैसे होते हैं, छल्ले नुमा होते हैं बेटा, इसका उत्तर हो जाएगा एक बीजपत्री तना, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एक बीजपत्री तना। अगला देखिए, कह रहा गलत कथन को चुनिए, रसदारू जड़ से पत्ती तक जल के चालन और खनिजों के चालन में शामिल होती है। ठीक है, रसदारू सबसे भीतरी द्वितीयक दारू होता है और यह अपेक्षाकृत हल्के रंग का होता है। सबसे भीतर थोड़ी बेटा, बाहर होगा ना, रसदारू तो किधर होता है, बाहर होता है, ठीक है ना, किसमें होता है, बाहर होता है।
टेनिन, रेजिन, तेल आदि के जमा होने से अंतःकाष्ठ गहरे रंग की हो जाती है। सही बात है। अंतःकाष्ठ जल का चालन नहीं करती परंतु यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। बच्चों ये बात भी सही है। तो हम देखेंगे कि हमें क्या करना है, गलत कथन चुनना है। ये जो कथन है वो गलत है, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा बेटा। अगला देखिए, कह रहा वलकुट क्षेत्र किसके बीच में पाया जाता है। वलकुट क्षेत्र किसके बीच में पाया जाता है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि इधर सबसे बाहर बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा, इधर क्या हो जाएगा, परिरंभ, ठीक है ना, पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल, परिरंभ या रंभ कह लीजिए। इधर क्या प्रेजेंट है, ये वलकुट उपस्थित है, अलग अलग लेयर होते हैं इसकी। तो अंतस त्वचा वाली बात तो क्या है, ठीक है, अंतस त्वचा और मज्जा, अंतस त्वचा संवहन बंडल, ये क्या हो जाएगा, बाह्य त्वचा और रंभ, ये उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा संवहनी एधा, संवहनी एधा सामान्यतया क्या बनाती है। तो बच्चों वो बनाती है सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। संवहनी एधा क्या बनाती है, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। अब देखो क्या उत्तर है, प्राथमिक पोषवाह, द्वितीयक जाइलम, यही उत्तर सही हो जाएगा वेस्कुलर कैम्बियम के बारे में। नेक्स्ट देखिए, करण निम्नलिखित में से कौन मृत कोशिकाओं का बना हुआ है। ये तो बेटा लिविंग है, ये नहीं होगा, फ्लोएम भी नहीं होगा, जाइलम मृदूतक पैरेन्काइमा ये भी नहीं होगा, काग हो जाएगा। कॉर्क जो है वो क्या हो जाएगा, मृत कोशिकाओं का बना रहेगा। काग किसका बना रहेगा, मृत कोशिकाओं का बना रहेगा। नेक्स्ट देखो भाई, अंतःकाष्ठ के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। यह अत्यंत टिकाऊ होती है, सही बात है। यह जल और खनिजों का चालन कुशलता से कर सकती, नहीं बेटा नहीं कर सकती, वो तो क्या है, रस काष्ठ है। इसमें मृत तत्व होते हैं, इसमें कार्बनिक यौगिक जमा हो जाते हैं, सारी बातें सही हैं, लेकिन ये कभी भी चालन का काम जो है वो ठीक से नहीं कर पाएगा, इसीलिए यही कथन गलत है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, घास की पत्ती में रंध्र कैसे होते हैं। घास क्या, एक बीज पत्री, छोटा छतरी नहीं, एक बीज पत्री। और मोनोकॉट्स में बेटा ये कैसे होते हैं, डंबल शेप, डंबल के आकार के। तो ये पहला ही ऑप्शन है बेटा, घास की पत्ती मोनोकॉट, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा अगर डाइकॉट पूछता तो डाइकॉट में कैसा हो जाता, फिर वो थोड़ा सा बीन शेप या किडनी शेप हो जाता है ना। डाइकॉट में कैसा हो जाता, तो हम लोग कहते कि वह बीन शेप या किडनी शेप हो जाता, ये इस तरीके से कुछ है ना। तो ये जो है वृक्क के आकार का, किडनी के आकार का डाइकॉट में पाया जाता है। ये कैसे, कहां पे पाया जाता है बेटा, डाइकॉट में। मोनोकॉट में कैसा होगा, डंबल शेप, डंबल आकार। नेक्स्ट देखिए, द्विबीजपत्री तने में द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम किससे उत्पन्न होते हैं। अभी मैंने बताया कि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम, इसका फॉर्मेशन कौन कराता है, तो हम लोग कहेंगे कि संवहन एधा कराता है, यानी कि वेस्कुलर कैम्बियम कराता है। संवहन एधा यानी कि वेस्कुलर कैम्बियम ये कराएगा भाई। आज अगला देखते हैं, कैस्पेरी पट्टियां कहां पर पाई जाती हैं, इंडोडर्मिस में। जब आप रूट के एंडोडर्मिस की बात करते हैं, डाइकॉट रूट में मेनली, तो वहां पे क्या होता है, कुछ एक पट्टियां पाई जाती हैं। कैस्पर ने खोजा था तो क्या नाम दे दिया, कैस्पेरी पट्टियां। उत्तर क्या हो जाएगा, इंडोडर्मिस यानी कि अंतस त्वचा में। अगला देखिए, वह पादप कौन से हैं जिनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती, मोनोकॉट्स। और मोनोकॉट का आपको यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है क्या, घास। तो क्या हो जाएगा, घास में द्वितीयक वृद्धि नहीं होगी। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि जिम्नो एंड डाइकॉट, यहां पर सेकेंडरी ग्रोथ होता है, यहां पर द्वितीयक वृद्धि होती है,
लेकिन मोनोकॉट में नहीं होती। मोनोकॉट का एग्जाम्पल घास। उत्तर क्या हो जाएगा, मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट। चलो भाई अगला देखो। दिखाए गए चित्र में एक प्रारूपिक जड़ के विभिन्न क्षेत्रों को पहचानिए एवं इस संदर्भ में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बच्चों जो एक्स है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, हम लोग कहेंगे परिपक्ववन क्षेत्र। परिपक्ववन क्षेत्र। वाई जो है, वाई क्या हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे इलोंगेशन का एरिया, यानी कि दीर्घीकरण क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद ये जो है जेड, ये क्या हो जाएगा, विभज्योतकी क्षेत्र। विभज्योतकी क्षेत्र। अगर कभी ये भी पूछ लिया होता तो ये क्या हो जाता, मूल गोप। क्या हो जाता, ये मूल गोप। तो एक्स वाई जेड परिपक्ववन दीर्घीकरण, ये गलत हो गया ऑप्शन। कोशिका दीर्घीकरण ये गलत हो गया। विभज्योतकी ये गलत गलत हो गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। आप देख पा रहे हैं सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से गलत जोड़े का चयन कीजिए। ऊतक के प्रकार इधर दिए गए हैं, इधर कार्य दिए गए हैं। मृद ऊतक यानी कि पैरेन्काइमा, स्टोरेज और फोटोसिंथेसिस सही है। दृढ़ ऊतक, दृढ़ ऊतक यांत्रिक शक्ति, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट। दारू रसारोहण सही है। पोषवाह यानी कि फ्लोएम, जल खनिजों का परिवहन, नहीं, ये काम तो जाइलम का है ना, ये काम तो किसका है, जाइलम का, फ्लोएम का नहीं है। तो यही गलत है भाई। उन्होंने क्या पूछा है, निम्नलिखित में से गलत जोड़े का चयन कीजिए। नेक्स्ट देखो भाई, कह रहे संवहन एधा एवं कारक एधा उदाहरण है। संवहन एधा और कारक एधा उदाहरण है। शीर्षस्थ विभिज्योतक, पार्श्व विभिज्योतक, अंतर्वेशी विभिज्योतक, प्राक विभिज्योतक। बेटा ये हो जाएंगे पार्श्व विभिज्योतक, जो क्या है, पार्श्वी स्थिति में पाए जाते हैं। जो कहां पर पाए जाते हैं बेटा, पार्श्वी स्थिति में पाए जाते हैं, इधर कहीं पाए जाएंगे। जो क्या हो जाएगा, इधर देखिए, ऐसे अगर मान लीजिए आप बना रहे हैं यहां पर, ये कुछ इस तरीके से आपने बनाया, तो यहां पर तो क्या पाया जाता है, शीर्षस्थ विभिज्योतक। ये क्या हो जाएगा, शीर्षस्थ विभिज्योतक। इधर कहीं क्या हो जाएगा, अंतर्वेशी विभिज्योतक। अंतर्वेशी विभिज्योतक, अंतर्वेशी विभिज्योतक। इधर ये जो लेटरल साइड में उपस्थित, ये बेलनाकार सिलेंड्रिकल, इसको क्या कहेंगे, पार्श्वीय विभिज्योतक। पार्श्वीय विभिज्योतक। तो बच्चों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पार्श्व विभिज्योतक। नेक्स्ट देखिए भाई, कह रहे वन में आदि दारू परिधि की ओर एवं अनुदारू केंद्र की ओर होते हैं। ठीक है, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ और मेटाजाइलम अंदर की तरफ। प्राथमिक दारू की इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहते हैं। अब मेरी बात समझो, ये ऐसे उपस्थित है भाई, ये इस तरीके से कह रहा, आदि दारू यानी कि प्रोटोजाइलम किधर है, परिधि की ओर है, परिधि की ओर। तो ये पीएक्स का मतलब हो गया प्रोटोजाइलम, जैसे पीएक्स का मतलब हो गया बेटा प्रोटोजाइलम। और क्या कह रहा है कि जो अनुदारू है मेटाजाइलम, वह केंद्र की ओर है। इधर ऐसे लिख लेते हैं एमएक्स, ये इस तरीके से, ये बेटा ये कंडीशन है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे कहेंगे, ये बाहर की तरफ है ना, ये केंद्र, ये परिधि है। तो जब क्या हो जाएगा, आदि दारू बाहर की तरफ रहेगा, तो
तो इसको कहा जाएगा बाह्य आदि दारुक। इसे क्या कह दिया जाएगा? बाह्य आदि दारुक। ये जो व्यवस्था है इसे कह देंगे बाह्य आदि दारुक। और ये जो बाह्य आदि दारुक व्यवस्था है ये जड़ों में पाई जाती है बेटा, जड़ों में। ठीक है, उत्तर देख लीजिए, इसका उत्तर हो जाएगा तना गलत है, तना गलत है, जड़ और जड़, ये जड़ों में बाह्य आदि दारुक। ठीक है, यहीं पे दूसरा भी सुन लीजिए। अगर कभी ऐसा हो जाए, ये कुछ इस तरीके से कि प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ पाया जाए, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ पाया जाए और जो मेटाजाइलम है वह बाहर की तरफ पाया जाए। मेटाजाइलम क्या बेटा? बाहर की तरफ पाया जाए, तो ये हो जाएगा मध्य आदि दारुक। ये जो अरेंजमेंट है क्या हो जाएगा? मध्य आदि दारुक। और यह पाया जाएगा तनों में। ये पर कहां पर पाया जाएगा? तनों में। ये जड़ों में होता है, ये जो है जड़ों में होता है, इसका उत्तर भी हमने कर लिया। ये तनों में होता है। अब समय आ गया आज के एसपी पॉइंट का। सुनो भाई, ये जमीन बना लिया आपने सॉइल, ये जमीन के अंदर की बात है, ये जमीन के बाहर की बात। जमीन के बाहर पाया जाता है तना, जमीन के अंदर पाया जाता है जड़ यानी कि मूल। ये बात समझ में आ गई? जमीन के अंदर सॉइल रूट यानी कि मूल पाया जाता है, सॉइल के बाहर तना पाया जाता है। अब यहां पे लगाएंगे एसपी पॉइंट, बायोलॉजी का उल्टा पुल्टा नियम। एसपी पॉइंट मतलब अति सुंदर पॉइंट। ठीक है भाई, अब सुनो मेरी बात। बायोलॉजी का उल्टा पुल्टा नियम क्या कहता है? कह रहा जो जमीन के अंदर है उसका प्रोटोजाइलम बाहर है। अंदर बाहर, बाहर अंदर। समझ में आएगी बात? अंदर बाहर, बाहर अंदर। जो जमीन के अंदर है उसका प्रोटोजाइलम बाहर है। जो जमीन के अंदर है उसका प्रोटोजाइलम बाहर है जड़ों में, और जो जमीन के बाहर है उसका प्रोटोजाइलम अंदर है। जो जमीन के बाहर है उसका प्रोटोजाइलम अंदर है, और जो जमीन के अंदर है उसका प्रोटोजाइलम बाहर है। उल्टा पुल्टा नियम। समझ रहे हैं आप? हमेशा याद रहेंगे। अब अगर प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है तो मेटाजाइलम बाहर की तरफ होगा। ठीक है, अगर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है तो मेटाजाइलम अंदर की तरफ होगा। सिंपल सी बात है। एक आखिरी बार सुन लीजिए कि जो जमीन के अंदर है उसका प्रोटोजाइलम बाहर है, और जो जमीन के बाहर है उसका प्रोटोजाइलम अंदर है। और इसी से आप डिसाइड कर लेंगे कि कहां पर बाह्य आदिदारुक व्यवस्था होगी और कहां पर मध्य आदिदारुक व्यवस्था होगी। आगे बात समझ? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहे सूर्यमुखी के तने में अधस त्वचा और मक्का के तने में इसका है। देखो, मक्का मतलब मोनोकॉट और इधर सूर्यमुखी मतलब डाइकॉट। ठीक है भाई, अब सुनो मेरी बात, सुनो बेटा। क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे याद रखिए कि जब हम सूर्यमुखी की बात करेंगे तो सूर्यमुखी में क्या होता है, पहले तो मैं सही लिख लूं, ये दृढ़ ऊतक हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? दृढ़ ऊतक। इधर भी क्या हो जाएगा? दृढ़ ऊतक। और इधर हो जाएगा स्थूल कोण ऊतक। इधर क्या हो जाएगा? स्थूल कोण ऊतक। बेटा मोनोकॉट में इधर सुनिए हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो है, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, अगर आप हाइपोडर्मिस की बात करें, ठीक है, तो हाइपोडर्मिस डाइकॉट में, हाइपोडर्मिस जो है डाइकॉट में, हाइपोडर्मिस जो है डाइकॉट में वह बना होता है कॉलन काइमा का। कॉलन काइमा का मतलब हो जाएगा स्थूल कोण ऊतक, जो कोनों पर क्या है, जहां पर थिकनेस आ गई। और बेटा ये जो हाइपोडर्मिस है इसका जो मोनोकॉट है, ठीक है ना, इसका जो मोनोकॉट है वह बना होता है स्क्लेरन काइमा का। वह बना होता है स्क्लेरन काइमा का। ठीक है, चलो
तो अब स्थूल कोण ऊतक, इसके लिए क्या हो जाएगा, स्थूल कोण ऊतक, और उसके लिए क्या हो जाएगा, दृढ़ ऊतक। उत्तर हो जाएगा हमारा सेकेंड। क्या उत्तर हो जाएगा बेटा, सेकेंड। और यहां पर आप ऐसे याद रख लीजिए, याद रख लीजिएगा बेटा, 2 एसपी पॉइंट बता रहा हूं यहां पर। एक तो ये, डार्विन के जहाज का नाम क्या था, HMS बीगल। डार्विन के जहाज का नाम क्या था, HMS बीगल। H फॉर हाइपोडर्मिस, M फॉर मोनोकॉट, और S फॉर स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, ये रहा एक एसपी पॉइंट। HMS बीगल, H फॉर हाइपोडर्मिस यानी कि अधस त्वचा, M फॉर मोनोकॉट यानी कि एक बीजपत्री, और इधर क्या हो जाएगा, S फॉर स्क्लेरेनकाइमा। एक और एसपी पॉइंट, भरमार है बेटा यहां पर इस कॉन्सेप्ट में। जड़ों में हाइपोडर्मिस नहीं पाई जाती, जड़ों में हाइपोडर्मिस नहीं पाई जाती, जड़ों में हाइपोडर्मिस नहीं पाई जाती, ये भी याद रखिए। अधस त्वचा यानी कि हाइपोडर्मिस जड़ों में नहीं पाई जाती। एक और एसपी पॉइंट, मोनोकॉट और जड़ों में, मोनोकॉट्स और जड़ों में, मोनोकॉट्स और जड़ों में कोलन काइमा नहीं पाया जाता, कोलन काइमा नहीं पाया जाता, कोलन काइमा नहीं पाया जाता। ठीक है भाई, तो पहला क्या है, पहला एसपी पॉइंट आज का यहां पर इस बोर्ड में, HMS, H फॉर हाइपोडर्मिस, M फॉर मोनोकॉट, S फॉर स्क्लेरेनकाइमा। अब दो चार कहेंगे सर मोनोकॉट में रूट में सर या स्टेम में सर। सर दूसरा एसपी पॉइंट आपके लिए कि रूट में हाइपोडर्मिस ही नहीं होती, चाहे वो किसी का रूट, रूट में क्या हो जाएगा, हाइपोडर्मिस ही नहीं पाई जाएगी। ठीक है, और कोलन काइमा जो है मोनोकॉट में, चाहे मोनोकॉट का रूट हो चाहे स्टेम हो, मोनोकॉट का चाहे रूट हो चाहे स्टेम हो, और चाहे कैसी रूट हो, चाहे डाइकॉट की रूट हो चाहे मोनोकॉट की रूट हो, उसमें कोलन काइमा नहीं पाया जाता। मैंने क्या लिखा कि मोनोकॉट्स और जड़ों में, मोनोकॉट्स में जड़ हो चाहे तना हो, और जड़ों में जड़ चाहे एक बीजपत्री पादप की हो चाहे द्विबीजपत्री पादप की हो, वहां कोलन काइमा नहीं पाया जाता है। तो याद रखिए बेटा आज के एसपी पॉइंट। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सुविकसित मज्जा इनमें पाई जाती है, सुविकसित मज्जा, डेवलप्ड पिथ, डेवलप्ड पिथ, सुविकसित मज्जा यानी कि डेवलप्ड पिथ। बेटा इसका उत्तर हो जाएगा द्विबीजपत्री तना, द्विबीजपत्री तना, और एक हो जाएगा एक बीजपत्री मूल, या कह सकते हैं कि एक बीजपत्री जड़। अब मिला लो भाई, एक बीजपत्री जड़ और एक बीजपत्री तना गलत है, द्विबीजपत्री जड़ गलत है, सुविकसित नहीं है। यहां पे कैसा होता है, आप कहेंगे पिथ कैसा होता है, तो आप कहेंगे पुअरली डेवलप्ड, अल्प विकसित, अल्प विकसित होता है ना जड़ में, पुअरली डेवलप्ड। एक बीजपत्री जड़ और द्विबीजपत्री तना, ये सही उत्तर हो जाएगा भाई। तो एक जो डेवलप्ड पिथ है, जो क्या है, सुविकसित मज्जा है, वह द्विबीजपत्री पादपों के तने में पाई जाएगी, और एक बीज एक बीजपत्री पादप के जड़ में यानी कि मूल में पाई जाएगी। ठीक है भैया, अगला देखिए, चित्र X और Y किसकी अनुप्रस्थ काट। तो भाई आप समझिए, पहली बात तो क्या बहुत सारे वेस्कुलर बंडल हैं, तो ये रूट तो है नहीं, ये स्टेम है। अब अगर ये रिंग के फॉर्म में अरेंज है तो ये हो जाएगा द्विबीजपत्री तना, ये क्या हो जाएगा, द्विबीजपत्री तना। और अगर ये ऐसा है ना, ऐसे बिखरा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक बीजपत्री तना, एक बीजपत्री तना। ठीक है भाई, तो X क्या हो जाएगा, द्विबीजपत्री तना, और Y क्या हो जाएगा, एक बीजपत्री तना। ये रहा आपका जवाब आपके सामने। अगला देखिए, छाल सम्मिलित नहीं करती। देखो भाई, आप कहोगे कि संवहन कोशिका के संवहन इधा के बाहर,
एधा के बाहर की परतें, संवहन एधा के बाहर की परतें, बाहर की परतें बेटा वो क्या एक साथ कही जाती हैं? छाल। तो संवहन एधा के बाहर क्या पाया जाएगा? सेकेंडरी फ्लोएम। और क्या पाया जाएगा? काग स्तर। और क्या पाया जाएगा? कागजन। और क्या पाया जाएगा? काग। ठीक है, अब देखो, अगर छाल सम्मिलित नहीं करती है, इसमें से ऐसा कौन है जो क्या हो जाएगा? इसमें शामिल नहीं होगा। ये तो शामिल है, लिखा हुआ सेकेंडरी फ्लोएम। कौन शामिल नहीं होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? द्वितीयक दारू, सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम जो होता है वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर होता है। सेकेंडरी जाइलम किधर उपस्थित होता है? वेस्कुलर कैम्बियम में अंदर की तरफ। और चूंकि सेकेंडरी जाइलम वेस्कुलर कैम्बियम में अंदर की तरफ होता है, और हम क्या कहते हैं? हम यह कहते हैं कि संवहन एधा वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर जो कुछ भी पाया जा रहा है, वो सारी परतें, वो सारे लेयर एक साथ क्या कहे जाएंगे? वो एक साथ मिलके बार्क यानी कि छाल का निर्माण करेंगे। वो एक साथ मिलके क्या करेंगे? बार्क यानी कि छाल का निर्माण करेंगे। चलिए अगला देखिए, शीतोष्ण क्षेत्रों में शरद ऋतु के दौरान एधा कम सक्रिय रहती है और कम संख्या में दारू तत्व बनाती है, जिसकी वाहिकाएं सक्रिय होती हैं। शरद काष्ठ कहते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है ना, सिंपल सा सवाल है। शरद ऋतु शरद काष्ठ, बसंत ऋतु बसंत काष्ठ। अगला देखिए, निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे में से सही विकल्प चुनें। विभिज्योतक, तो क्या हो जाएगा? सक्रिय विभाजित होने वाली कोशिकाएं। मृदूतक, प्रकाश संश्लेषण संग्रहण। स्थूल कोण ऊतक, यांत्रिक सहारा। दृढ़ ऊतक, दृढ़ कोशिकाएं। बाह्य त्वची ऊतक, पर्णरंध्र। चलो मिला लो। ए का क्या हो जाएगा? थर्ड। एक ही ऑप्शन है, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड, डी का 5 और ई का 4, पर्णरंध्र। तो ये बेटा आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, क्यूटिकल। तो क्यूटिकल यहां पर क्या हो जाएगा? मोम युक्त परत, आवर्त त्वक के कोशिका, यही होती है बेटा बुली फॉर्म। बुली फॉर्म कोशिका इसी को कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? रंगहीन रिक्त कोशिका, पर्णरंध्र, गार्ड सेल दौर कोशिकाएं। बाह्य त्वचा एक परत, यूनिलेयर होती है ना बाह्य त्वचा, आपने पढ़ा होगा। कीपीडर्मिस जो होती है वो सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, एक परतीय संरचना है। अब मिला लो भाई, तो ए का हो जाएगा 4, नहीं ए का क्या हो जाएगा? थर्ड, मोम युक्त परत है ना, तो ए का हो जाएगा थर्ड, और बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा फर्स्ट, और डी का हो जाएगा सेकेंड। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट। आइए अगला देखिए, निम्नलिखित में से सरल ऊतक की पहचान करें। तो क्या हो जाएगा? सरल ऊतक में क्या क्या था बताओ? मृदूतक, स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ ऊतक। अब इसमें से जो भी नाम दिया हो वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? मृदूतक। आगे देखिए, कह रहा इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित होती हैं और कोणीय भित्ति, यहां पर क्या हो जाएगा? डिपोजिशन। ठीक है ना, डिपोजिशन दर्शाती है। ये यांत्रिक सहारा भी देती हैं। देखो, यांत्रिक सहारा देने का काम दो ऊतक करते हैं, एक कोलन काइमा, दूसरा स्क्लेरन काइमा। स्क्लेरन काइमा डेड होता है, कोलन काइमा लिविंग होता है। तो कह रहे ये लिविंग भी है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? स्थूल कोण ऊतक, कोलन काइमा। अगला देखिए, कह रहे इसकी अनुप्रस्थ काट में संवहन पुल संयुक्त और खुला, ओपन। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि यह क्या है बेटा? अगर संयुक्त है तो जड़ नहीं होगा, खुला है तो मोनोकॉट का स्टेम नहीं होगा। तो जड़ वाले ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए, खुला है तो उत्तर क्या हो जाएगा? द्विबीजपत्री तना।
उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, द्विबीजपत्री तना हो जाएगा। चलिए अगला देख लीजिए, अंतरापूली एधा एवं काग एधा इसके एग्जाम्पल हैं। अच्छा, इसके कारण बनते हैं। तो बेटा डी डिफरेंशिएशन यानी कि निर्विभेदन। देखो पहले क्या होता है, आपके पास प्राथमिक विभिजोतक होता है, ध्यान से सुनना बेटा, आपके पास होता है प्राथमिक विभिजोतक, इसमें होगा विभेदन, तो क्या बन जाएगा, प्राथमिक स्थायी ऊतक, प्राथमिक स्थायी ऊतक। फिर क्या हो जाएगा बेटा, इसमें होगा निर्विभेदन, क्या हो जाएगा, निर्विभेदन, यानी कि अब विभेदन खत्म हो जाएगा, तो बनेगा बेटा द्वितीयक विभिजोतक, द्वितीयक विभिजोतक, द्वितीयक विभिजोतक। और उसमें फिर से विभेदन होगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, पुनर्विभेदन। तो अगर पुनर्विभेदन हो जाएगा तो बनेगा द्वितीयक स्थायी ऊतक, द्वितीयक स्थायी ऊतक। अब ये दोनों जो हैं ये क्या है, तो ये है द्वितीयक विभिजोतक, ये दोनों क्या है बेटा, द्वितीयक विभिजोतक, द्वितीयक विभिजोतक। और ये किसकी वजह से बने होंगे, निर्विभेदन की वजह से। तुम्हारा उत्तर क्या हो जाएगा, कोशिका निर्विभेदन। नेक्स्ट देखिए, कागजन एवं काग क्रमशः दर्शाते हैं, तो ये हो जाएगा काग एधा यानी कि कॉर्क कैम्बियम, और ये हो जाएगा कॉर्क। इसका उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंड। अगला सवाल देखिए, पौधे की उस टहनी में कितने प्ररोह शीर्षस्थ विभिजोतक संभावित रूप से उपस्थित हो सकते हैं, जिसमें 4 शाखाएं एवं 26 पत्तियां हैं। ठीक है, 4 शाखाएं और 26 पत्तियां, पत्तियां बेटा चाहे जितनी रहे, इधर देखो। और बात किसकी कर रहा है, ये प्ररोह शीर्षस्थ विभिजोतक की बात कर रहा है। आप ऐसे एक प्लांट बनाइए, इसमें 1 2 3 4 4 ब्रांच बना दीजिए, एक यहां पर होगा, एक यहां पर होगा, एक यहां पर होगा, एक यहां पर होगा और एक यहां पर होगा। ये ऐसा सीधा जा ही रहा होगा बेटा, और 4 क्या हो जाएंगी, ब्रांचेज। तो 4 शाखाओं में एक एक शीर्षस्थ विभिजोतक और एक इसका एक ये मुख्य शीर्षस्थ विभिजोतक, तो उत्तर हो जाएगा 5। ये सुन लो ध्यान से, ये ऐसा प्लांट है, एक ब्रांच ये इसका, दूसरी ये इसका, तीसरी ये इसका, चौथी ये इसका, और एक ये मेन वाले का। समझ गए ना, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। 5 प्ररोह शीर्षस्थ विभिजोतक पूछे जाएंगे, ठीक है ना, 5 प्ररोह शीर्षस्थ विभिजोतक ये हो जाएगा। चले भाई, तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पादपों का शरीर, ये भी हमने आज क्या किया, पूरा कर लिया। बहुत मेहनत से हमने सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, ऑलमोस्ट सारे पार्ट को टच करने की कोशिश की। ठीक है, आप भी अच्छे से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस है जो आपके लिए चलाई गई है, इसकी सवारी ठीक प्रकार से करिए। ठीक है, हमारी ट्रेन के जो क्या है पंखे हैं उनके साथ छेड़खानी मत करिए, ट्यूबलाइट के साथ छेड़खानी मत करिए। आपकी जो जर्नी है, आपकी जो यात्रा है वो मंगलमय हो, यही मेरी आपके लिए शुभकामनाएं। ठीक है, बाकी वही प्रण लिए रहिए। ठीक है, दिन रात एक कर दीजिए, झमाझम क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए बेटा, दबा के मेहनत करिए, रगड़ के पढ़िए। क्यों, क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है, लगभग मात्र 1 महीने का समय बचा हुआ है, और ये अब हमारे लिए क्या है, करो या मरो वाली स्थिति है। ठीक है, इतनी मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए कि आगे की जो जर्नी है आप क्या करें, फिर नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस के बजाय क्या करें, आप मेडिकल कॉलेज की फ्लाइट में चढ़ जाएं। ठीक है, तो वही लक्ष्य हमारा कि जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसके साथ आज की कथा यहीं तक, आगे आई विल टेक इट ऑन ए क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।